जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से मेरे एकेटी बायो हब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम जो भी लेक्चर को अटेंड करते हैं वो हमारे क्लास 12th की एनसीईआरटी बेस है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो जाहिर सी बात है कि लाइफ आने से पहले इसके लिए कोई हैबिटाट होनी चाहिए, कोई जगह होनी चाहिए। जैसे हम सभी लोग हैं, अगर हम किसी जानवरों की बात करें, एनिमल्स की, तो एनिमल्स पहले आता नहीं है, बल्कि एनिमल को आने से पहले वहाँ पे जंगल बनते हैं, प्लांट बनते हैं, जिस वजह से कि उस जगह पे जानवर रहने के लायक सुटेबल प्लेस हो। जानवरों को पीने के लिए वहाँ पे पानी होती है। किसी भी जीव की बात आप कर लो, जब भी जीव वहाँ पे रहना शुरू करता है तो पहले वो देखता है कि हमारे लिए हैबिटाट क्या है, रहने की जगह क्या है, हम खाएंगे क्या, और हम यहाँ पे अपने लाइफ को सरवाइव करेंगे कैसे। इसलिए जब हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी लाइफ का विकास कैसे हुआ, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि लाइफ की तो ओरिजिन हुई, बट वो एग्जिस्ट कैसे कर रहा है। तो कोई भी लाइफ, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तभी संभव है जब उसे हैबिटाट मिल जाए, रहने का जगह मिल जाए। और रहने का जगह किसी भी लाइफ के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए उसका बेस्ट हैबिटाट क्या होगा? यूनिवर्स होगा। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिवर्स कैसा बना, और यूनिवर्स कैसे बना। इसके बाद यूनिवर्स बनने के बाद उस यूनिवर्स में हमारे न्यू लाइफ किस तरह से वहाँ पे आए, और कहाँ से आए, कैसे आए, उनकी ओरिजिन कैसे हुई, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में। तो चलिए पहले हम कवर करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ आने से पहले हमें लाइफ को रहने के लिए हैबिटाट की आवश्यकता होगी। तो यहाँ दो क्वेश्चन ये बनता है कि पहले लाइफ आई या फिर पहले हैबिटाट। हैबिटाट मीन्स यूनिवर्स। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लाइक एज बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, और हमारे कुछ यूनिसेलुलर एनिमल्स प्रोटोजोन्स हैं या मल्टी सेलुलर हैं। जनरली अगर हम बात करें प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया और फंजाई की, तो ये हमारे कॉस्मोपॉलिटन्स होती हैं, मीन्स हमारे यूनिवर्स में सही जगह पे पाई जाती हैं। चाहे वो हमारा एटमॉस्फेयर हो, चाहे वो हमारी बायोस्फीयर हो, या फिर हमारा हाइड्रोस्फीयर ही क्यों ना हो। तो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये तीनों हैं क्या। तो ये तीनों देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं हमारा यूनिवर्स है। क्या है? हमारा यूनिवर्स है। तो हम आज यहाँ पे ये क्लियर करेंगे कि हमारा यूनिवर्स बना तो कितने दिनों के पहले बना होगा। एक अजम्पशन है, कोई इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च करके अपनी कुछ वैल्यू देते हैं, डेटा देते हैं कि इस डेटा के बेस पे ये इतने दिनों में हुआ होगा। तो लोगों का मानना है कि सबसे पहले लाइफ नहीं आई थी, बल्कि लाइफ आने से पहले सबसे पहले यूनिवर्स आया होगा, यानी यूनिवर्स बना होगा। तो बात उठती है कितना पुराना यूनिवर्स है। तो साइंटिस्टों का अंदाजा है कि जो यूनिवर्स है वो बहुत ही ओल्ड है, बहुत पुराना है। कितना ओल्ड है? वो लगभग 20 बिलियन ईयर है। 20 बिलियन ईयर ओल्ड हमारा यूनिवर्स है। दूसरी क्वेश्चन उठती है कि अगर यूनिवर्स हमारा 20 बिलियन ईयर ओल्ड है, तो ये बताओ यूनिवर्स हमारा है क्या? यूनिवर्स हमारा है क्या? तो अगर कोई कहे व्हाट इज यूनिवर्स, तो आप कहोगे कि यूनिवर्स ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज है। गैलेक्सी के समूह हैं, क्लस्टर हैं, गुच्छे हैं।
जैसे अंगूर के एक एक दाने मिल करके एक अंगूर का गुच्छा बनाता है, इस तरह से ढेर सारे गैलेक्सीज एक साथ मिल करके बनाती हैं यूनिवर्स। अब कोई कहे व्हाट इज गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या है, तो आप कहोगे गैलेक्सीज कंटेन स्टार गैस क्लाउड एंड डस्ट। गैलेक्सीज क्या है, गैलेक्सी वो चीज है जो डस्ट को कंटेन करता है, गैस के क्लाउड होते हैं और उसमें क्या होता है, स्टार होता है। तो स्टार, क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट, इन सब से मिलके बना होता है हमारा गैलेक्सीज। और ढेर सारे गैलेक्सीज एक साथ मिल करके क्या बनाते हैं, ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, दैट इज आल्सो नोन एज यूनिवर्स, दैट इज आल्सो नोन एज यूनिवर्स। तो यूनिवर्स की हमें इंट्रोडक्शन हो गई कि व्हाट इज यूनिवर्स। तो हम ये जाने कि यूनिवर्स बना कैसे, गैस का क्लाउड, डस्ट, स्टार्स, इन सब से मिल करके गैलेक्सीज कैसे बनी और गैलेक्सीज के क्लस्टर इकट्ठा हुए, उनके ग्रुप को, समूह को हमने यूनिवर्स कहा। तो यूनिवर्स कैसे बना, तो सबसे बढ़िया जो थ्योरी है जो हमारे यूनिवर्स के फॉर्मेशन को इंडिकेट करती है, शो करती है, एक्सप्लेन करती है, वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग का सीधा मतलब है, बिग मतलब बड़ा, बैंग मतलब ब्लास्ट। इसको आप बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में ह्यूज एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मीन्स क्या होती है, विस्फोट। दैट मीन्स एक्सप्लेन, बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन टू अस ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करती है हमारी बिग बैंग थ्योरी। और इसके बाद फिर छोटी थ्योरियाँ आती गई हैं, वो थ्योरियाँ हमारे अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा दिया गया है, जिन्होंने यूनिवर्स के बन जाने के बाद इस यूनिवर्स पे लाइफ कैसे आई उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। आगे हम लोग एक्सप्लेन करते रहेंगे उन सब के बारे में। तो बिग बैंग थ्योरी कहती है ये यूनिवर्स बना कैसे। तो देखो, कुछ तो रहा होगा, पहले कुछ रहा होगा, मैटर ही रहा होगा। सपोज दैट अगर हम बात करें हमारा एक मैटर है और हम ये मानते हैं कि सूर्य कभी खत्म नहीं होता, सन कभी नहीं खत्म होता, वो है क्या, एक आग का गोला है। तो सन से आने वाली सारी रेडिएशन इस मैटर पे पड़ता होगा। सपोज दैट जब हम किसी चने को बालू में डाल देते हैं तो धीरे 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 वो चना का सीड क्या होता है, कोई भी सीड जो होती है उस सैंड से हीट को एब्जॉर्ब करती है और हीट को एब्जॉर्ब इतना कर लेती है कि वो जो सीड होता है वो एक बार विस्फोट कर जाती है। आप लोगों ने देखा होगा चना को जब हम भूजते हैं, ग्राम के सीड को, तो उसमें भी एक्सप्लोजन होती है, आवाज करके वो जो है फट जाती है। आपने कहावत भी सुनी होगी, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता। मतलब ये है कि ये जो मैटर है ये धीरे धीरे सन से क्या ले रही है, एनर्जी ले रही है। अब उस समय एनर्जी के रूप में आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे विजुअल लाइट आ रही है, कॉस्मिक रेज नहीं आ रही हैं, अल्ट्रावायलेट रेज नहीं आ रही हैं, क्योंकि अभी तो एटमॉस्फेयर बना ही नहीं, यूनिवर्स अभी बना ही नहीं। तो उस समय क्या होती है, सन से आने वाली सभी लाइट यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती होंगी और इसका हीट बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगी, बिल्कुल जैसे चना का एक सीड होता है वो विस्फोट कर जाता है, इसमें भी विस्फोट होती है और इसके छोटे बहुत ढेर सारे पार्टिकल बन जाती हैं। और बनने के बाद जो सन है, सन के चारों तरफ ये क्या करती हैं, घूमना शुरू कर देती हैं। सन के चारों तरफ इनके विस्फोट होने से घूमना शुरू हो जाती हैं। तो देखिए, कोई भी चीज, यहाँ पे लिखा है सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन यूनिवर्स एक्सपैंड। एक्सपैंड मींस सन की लाइट डायरेक्ट पड़ रही थी, इस चीज पे सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन मींस यहाँ पे चीजें एक ही थी, जिसमें भी विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, वो एक ही चीज था, उसमें एक्सप्लोजन हुआ, उससे क्या हुआ, वो एक्सपैंड कर गई, टेम्परेचर डाउन, और उनकी जो टेम्परेचर है वो क्या हो गई, डाउन हो गई। टेम्परेचर डाउन होने के बाद ये सब हमारे क्या बनाए, गैलेक्सीज बनाए। क्या बनाए, गैलेक्सीज। कैसे बनते हैं आइए हम देखते हैं। ये सब क्या हो गए, स्कैटर्ड हो गए और ये सन के अराउंड
चक्कर लगाना शुरू कर दिए। यहाँ पे लिखा है हीलियम और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हुए। हीलियम और हाइड्रोजन सबसे हल्के गैस होते हैं। यहाँ तक कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन गैस किसी भी चीज में भर करके, गुब्बारे में भर करके लोग उड़ा देते हैं, वो उड़ता रहता है आसमान में। हीलियम गैस के बारे में आपने सुना होगा, इनर्ट गैस है, हल्की गैस होने के साथ साथ, इसलिए एरोप्लेन के टायर में इसका यूज किया जाता है। जब कोई मनुष्य समुद्र में डूबता है या फिर वो गोता लगाता है, तो उस समय हम देखते हैं कि उसके सिलेंडर में हीलियम और नाइट्रोजन जैसे गैस को फिल कर दिया जाता है, जिससे वो बॉडी में रिएक्शन करती नहीं। तो हीलियम और हाइड्रोजन गैस सबसे हल्के गैस हैं, इनकी ओरिजिन हुई और ये कंडेंस हुई। कंडेंस क्यों हुए? कुछ समय के बाद कंडेंस इसलिए हुए क्योंकि हमारे यूनिवर्स का जो टेम्परेचर था वो बहुत ही डाउन था। तो टेम्परेचर डाउन होने से जो हमारे गैसेज होते हैं वो कंडेंस होते हैं आफ्टर सम टाइम। कंडेंस होने के बाद उनमें एक फोर्स अप्लाई होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहो तो अगर हम बात करें अपने यूनिवर्स के बारे में, इस प्लेनेट के बारे में, तो हमने सुना है कि जब हम अर्थ के सरफेस से काफ़ी ऊंचाई पर जाते हैं तो कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो हमारे अर्थ का सरफेस है इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है G, और ये एटमॉस्फेयर में जो भी गैस हैं उन पे अपने ग्रेविटेशनल फोर्स को लगाता है, जिससे वो अर्थ के सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होती रहती हैं। इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे जो हीलियम और हाइड्रोजन जैसे गैस थे वो कंडेंस होना शुरू हुए और वो क्या बनाए? गैलेक्सीज। और प्रेजेंट टाइम में इस गैलेक्सी को हम बोलते हैं यूनिवर्स। गैलेक्सी पुरानी वर्ड है और इस समय हम उस गैलेक्सी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। तो यूनिवर्स इस तरह से बना। और गैलेक्सी है क्या? हमने पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है कि गैलेक्सी में स्टार हैं, गैस के क्लाउडेड हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो क्या हीलियम और हाइड्रोजन जब कंडेंस हुआ तो बादल ही तो बना होगा। जैसे वाटर वेपर जब कंडेंस होती है तो क्लाउड को फॉर्म करती है, ऐसे गैसेज कंडेंस होने के बाद क्या बनाएंगे? वो क्लाउड बनाएंगे। इस तरह से वो हमारा क्या बना? गैलेक्सीज। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी कि इसी गैलेक्सी को हम बोलते हैं यूनिवर्स। दैट मीन्स यूनिवर्स का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम ये देखेंगे कि यूनिवर्स तो बन गया, लेकिन वो यूनिवर्स में किस तरह से जितने हमारे पार्टिकल अलग अलग हुए थे उनका अरेंजमेंट कैसा है। तो उस चीज को बोलते हैं सोलर सिस्टम। क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। यानी हमारा जो सूर्य सबसे बड़ा एक तारा है, एक मैटर है, जलता हुआ गोला है, उसके सराउंडिंग में हमारे जो भी ग्रह, प्लेनेट या फिर जो भी हमारे स्टार्स हैं वो किस तरह से अरेंजमेंट है। प्लेनेट मीन्स लाइक एज अर्थ, चंद्रमा, जो हमारे 9 ग्रह हैं उन सबका अरेंजमेंट कैसा है उसको हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम बना अबाउट 4.5 मिलियन ईयर्स बैक। आज के 4.5 मिलियन ईयर्स पहले ये सब चीज बने होंगे। और इनसे क्या बना? सोलर सिस्टम में मिल्की वे गैलेक्सीज और अर्थ बना। ये अर्थ क्या है? जितनी भी गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज ऑफ क्लस्टर कॉल्ड यूनिवर्स, इन गैलेक्सीज में से कोई एक गैलेक्सी है और उस गैलेक्सी में से मिल्की वे गैलेक्सीज और अर्थ, उस गैलेक्सीज में से एक छोटा सा अंश है जिसको हम बोलते हैं अर्थ। अगर गैलेक्सीज की बात किया जाए तो गैलेक्सी कहते हैं सूर्य के चारों तरफ घूमने वाली सभी खगोलीय पिंड का समूह, जिनमें चंद्रमा, पृथ्वी, धूमकेतु और अनेक ग्रह शामिल हैं, जो सूर्य की ग्रेविटेशनल यानी सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो उनके चारों तरफ क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। उन्हीं में से एक हमारा प्लेनेट है अर्थ। अर्थ का क्या हुआ? जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो मॉल्टेन ऑफ गैस कवर्ड द सरफेस। वो क्या हुआ? मॉल्टेन ऑफ मास कवर्ड द सरफेस। अर्थ के सरफेस को कोई चीज पिघलना शुरू किया, अर्थ की सरफेस पिघलना शुरू की
और वो पूरा का पूरा उसके सरफेस को कवर कर लिया। और जब वो सरफेस पिघलना शुरू हुआ तो उन चीज़ों से बना वाटर वेपर, मीथेन, CO2 और अमोनिया जैसे केमिकल कंपाउंड का ओरिजिन हुआ। अब चूंकि उस समय जब अर्थ बना था और वाटर वेपर, मीथेन, CO2, अमोनिया बना था, उस समय अभी ओजोन लेयर नहीं बनी थी। तो आप ये नहीं कह सकते कि ओजोन लेयर ना बनने की वजह से वहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज अर्थ के सरफेस से सीधे पड़ते थे, जिससे क्या रिजल्ट निकलता था कि अर्थ की टेम्परेचर बढ़ती थी और उसका सरफेस मोल्ट करके पिघल करके वो वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होगी। जब अल्ट्रा वायलेट रेज यहाँ पे पड़ेंगे सीधे तो वाटर मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएंगे, वो लिक्विड फेज में नहीं होंगे बल्कि वो गैस के स्टेज में होंगे। मीथेन ऑलरेडी हमारा गैस है ही, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा गैस है, और अमोनिया भी हमारा क्या है, उस समय गैस के फॉर्म में था। जो भी चीज़ें हैं वो किस रूप में हैं, वो गैस के रूप में है। इसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज के सीधे पड़ने से H2O वेपर ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हो गया। चूंकि अल्ट्रा वायलेट रेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। अब अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हमारा बनाता है ओजोन लेयर और ऑक्सीजन, मीथेन और अमोनिया, ऑक्सीजन, मीथेन और अमोनिया ये एक साथ मिलके बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं वाटर के साथ साथ ये बनाते हैं CO2 और ये बनाते हैं वाटर वेपर अब देखो, ये जो वाटर वेपर बना जब ओजोन के लेयर से बन गया, जब ऑक्सीजन के हेल्प से ओजोन लेयर बन गया, तो क्या ओजोन लेयर अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकेगी कि नहीं रोकेगी? जब अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकना शुरू कर दिया तो अभी जो वाटर हमारे जो वेपर के फॉर्म में थे वो कंडेंस हो गए। क्या हो गए? कंडेंस हो गए, और कंडेंस होकर के ये वाटर का रेन करना शुरू कर दिए, वाटर की हमारी बारिश होने लगी। और जब वाटर की बारिश होने लगी तो जो हमारा प्लेनेट बना था इस तरह से, मान लो हमारी अर्थ ही बनी थी इस तरह से, इन सब पिट में आकर के वाटर मॉलिक्यूल भरना शुरू हो गया। इसी के ऊपर बारिश हो रही है वाटर का। कब? जब ओजोन लेयर बन गया तब। ओजोन लेयर बना कब? जब यूवी रेज H2O मॉलिक्यूल पर वेपर पर पड़ना शुरू हुआ, तो उस समय हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बने। ऑक्सीजन गैस स्टेज में होने के साथ साथ चूंकि टेम्परेचर बहुत हाई था, तो ऑक्सीजन हमारा फ्री भी हो सकता है, एटम में भी कन्वर्ट हो सकता है, ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू एटम्स। और ये एटम जब O2 के साथ पहुंचा तो इस तरह से जा करके क्या बना दिया? O3, ओजोन लेयर। और जब ओजोन लेयर बन गया तो अल्ट्रा वायलेट रेज को पड़ने से क्या किया? इसने रोक दिया। सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को इसने फिल्टर कर लिया, और सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को जब इसने फिल्टर किया तो उस समय देखा गया कि ये जो वाटर वेपर के फॉर्म में था वो क्या बनना शुरू हो गया? रेन ऑफ वाटर। वो पानी वेपर कंडेंस होकर के वाटर बन गया, और वाटर बनने के साथ साथ वो बारिश होना शुरू हो गया, और बारिश होने के साथ साथ हमारे उस सोलर सिस्टम में मिल्कीज वेज गैलेक्सीज में जो हमारा एक अर्थ प्लैनेट था, उस अर्थ प्लैनेट पे जो पिट बने हुए थे, जो मॉल्टन स्टेज में पिघलने के बाद गैस हो गए थे, गैस होने के बाद यहाँ पिट बना, वो पिट जा करके यहाँ पे क्या बना? ओशियन बना। क्या बना? ओशियन। आपने देखा होगा, अगर ये हमारे अर्थ की सरफेस है तो काफी दूर तक सागर होता है, फिर बीच में कहीं जमीन होती है। इसका मतलब ये है कि ओशियन के अधिकतर पार्ट्स हमारे पृथ्वी पर भी हैं, हमारे अर्थ पे भी हैं। इसलिए हम कहते हैं कि 2/3 जो पार्ट है हमारे अर्थ का वो ढका हुआ है पानी से, दैट कवर्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल। इस तरह से वाटर हमारे पृथ्वी पे अवेलेबल हुआ,
और लगातार कई वर्षों तक बारिश होती गई। कई वर्षों तक बारिश होने से हमारे जो अर्थ हैं, अर्थ का टेम्परेचर क्या हुआ, डाउन हुआ। डाउन होने के बाद फिर धीरे धीरे यहाँ पे लाइफ होना संभव हुआ। और इस तरह से जब क्या बना, ओशियन, तो ओशियन से हमारा क्या शुरू हुआ, लाइफ। ओशियन में वाटर है और क्या हुआ, ऑल डिप्रेशंस फिल्ड विथ वाटर, ऑल डिप्रेशंस, यानी जो भी यहाँ पे पिट बने थे, जो भी गड्ढे थे, जो डिप्रेशंस थे, सभी जगह क्या हुए, वाटर मॉलिक्यूल से फिल हो गए। और फिल होने के बाद उन सब जगहों में क्या हुई, लाइफ की शुरुआत होना शुरू हो गया। अब यहां से शुरू होता है अलग स्टोरी, एक बार फिर से देख लीजिए। बिग बैंग थ्योरी कहती है, एक्सप्लेन टू अस ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ किसी चीज में, एक्सप्लोजन होने से यूनिवर्स एक्सपैंड हो गई, टेम्परेचर डाउन हुआ और हीलियम और हाइड्रोजन जैसे गैस का फॉर्मेशन हुआ। कंडेंस होने के बाद कुछ समय के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स होने की वजह से ये जो हमारे हाइड्रोजन और हीलियम गैस थे वो गैलेक्सीज में इंक्लूड हो गए और गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ। गैलेक्सी है क्या, गैस का क्लाउड है, डस्ट पार्टिकल है और इसमें कुछ स्टार्स हैं। जो स्टार हमारे बने थे इस सिंगुलर एक्सप्लोजन की वजह से, और इस तरह से उस गैलेक्सी को हम इस टाइम में कहते हैं यूनिवर्स। अगर हम बात करें सोलर सिस्टम का, तो सोलर सिस्टम 4.5 मिलियन ईयर बैक सोलर सिस्टम बना था और इस सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं मिल्की वेज गैलेक्सीज, और उसमें से एक प्लैनेट है जो कि हमारा अर्थ है। क्योंकि लाइफ अगर इजीली संभव है तो अर्थ पे है, उसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो अर्थ के सरफेस मॉल्टेड हुए यानी पिघले, एंड कवर्ड द सरफेस, और पृथ्वी के सरफेस को क्या किए, वो कवर कर लिए, ढक लिए। और उसके मोल्टन स्टेट होने से पृथ्वी से हमारी, अर्थ से हमारी निकली वाटर, लेकिन वाटर किस रूप में था, वेपर के रूप में था, भाप के रूप में था। मेथेन गैस निकली, CO2 और अमोनिया, ये सब के सब गैस के ही रूप में निकले। क्योंकि उस समय ओजोन बना नहीं था तो सन से आने वाले लेयर से अल्ट्रा वायलेट रेज डायरेक्ट पड़ती थी हमारे अर्थ के सरफेस पे, क्या पूरे यूनिवर्स में पड़ती थी। इस वजह से वाटर वेपर हमारा ब्रेक हो गया H2 और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फर्दर क्या फॉर्म करती है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर अब अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोकती है। इस तरह से जो हमारा अमोनिया था, मेथेन था, ये कंडेंस होके बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल H2O और CO2, H2O वेपर और CO2। H2O वेपर जब अल्ट्रावायलेट रेज का इंसिडेंट होना रुक गया तो ये हमारे कंडेंस होकर के क्या बनाए, रेन और क्लाउड। रेन की मतलब वाटर का क्लाउड बनाया, उनका बारिश होना शुरू हुआ। हमारे अर्थ के प्लेनेट पे जो भी डिप्रेशंस थे उन सब जगहों पे वाटर मॉलिक्यूल जाकर के फिल हो गया, और फिल होने के बाद उसने क्या बनाया, ओशियन बनाया, सागर बनाया, और उस वाटर से फिर लाइफ की शुरुआत हुई। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किस तरह से इस यूनिवर्स में एक ऑर्गेनिज्म का एंट्री हुआ। एक ऑर्गेनिज्म इस यूनिवर्स में किस तरह से एंटर किया। देखिए, अब अगर हम बात करेंगे तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा जब अर्थ प्लेनेट बन गया तो हम मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, और इस अर्थ पे ये हमारे ओशियन है, ये है अर्थ और ये है ओशियन। बात यहाँ पे ये आती है कि इस अर्थ पे अब लाइफ कैसे आई, लाइफ कैसे संभव हुआ। तो अलग अलग साइंटिस्टों का अलग अलग मत है। तो कुछ ग्रीक थिंकर थे, हम ग्रीक के लोगों को बहुत बुद्धिमान मानते हैं क्योंकि साइंस में ग्रीक लोग काफ़ी जो है योगदान दिए हैं। तो कुछ ग्रीक थिंकर थे, उनका मानना ये था कि इस प्लेनेट पे जो पहला लाइफ आया था वो स्पोर था। वो क्या था, स्पोर था।
और वो स्पोर आया कहाँ से था? डिफरेंट प्लैनेट से था। जैसे अगर हम बात करें सोलर सिस्टम की, तो ये हमारा सन है। सन के सराउंडिंग में ढेर सारे जो है प्लैनेट लगे हुए हैं, ग्रह लगे हुए हैं, जैसे चंद्रमा, पृथ्वी, बुध, ये सब क्या है हमारे, नेपच्यून, ये सब ग्रह हैं। तो उनका मानना ये था कि अर्थ पे जो सबसे पहला लाइफ आया वो हमारा था स्पोर, और वो स्पोर आया था अदर प्लैनेट से। ये हमारे कुछ ग्रीक थिंकर का मानना है, जो ग्रीक के साइंटिस्ट थे। एस्ट्रोनॉमस कहते हैं कि एक पेनसपर्मिया आया था। पेनसपर्मिया, ये कौन कहते हैं? ये हमारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, जो हमारे ज्योतिषी विज्ञान के ज्ञाता होते हैं, प्रवक्ता होते हैं। उनका मानना है कि पेनसपर्मिया आया था सबसे पहले। इसके बाद एक थ्योरी आती है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इनका मानना ये है, स्पॉन्टेनियस मीन्स खुद पे खुद। इनका मानना ये है कि इस प्लैनेट पे खुद पे खुद जीवों की उत्पत्ति हो गई, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। और ये हुआ कैसे? फ्रॉम रोटेन मैटर लाइक स्ट्रा मड। किससे हुआ? रोटेन मैटर, और वो मैटर क्या है? लाइक स्ट्रा एंड मड। स्ट्रा एंड मड, आप लोगों ने इसका एक बेहतर एग्जाम्पल देखने लिए पाते होंगे। गांव में लोग क्या करते हैं, गाय के गोबर पानी डाल करके दीवार पे चिपका देते हैं, जिसको बाद में जलाते हैं, ईंधन में काम करते हैं। और आपने देखा होगा जब उसको निकालते हैं तो उस बीच में से स्कॉर्पियन कभी कभी निकलते हैं, बिच्छू निकलते हैं। तो ऐसे उन्होंने भी प्रैक्टिकल किया था। स्पॉन्टेनियस जनरेशन को वो सब चीजें बढ़ावा देती हैं कि रोटेन, अब उसमें क्या है, उसमें घास भूसा मिलाया गया है, और घास भूसा मिलाने के साथ साथ वो चीजें सड़ रही हैं, और सड़ने से क्या होता है, वहां पे बिच्छू जैसे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर पसीने से डूबे हुए कपड़े में हम गेहूं के बाले को रख दें तो उससे उसमें चूहे के बच्चे पैदा हो जाते थे। तो ये सब सारी थ्योरीज जो हैं ये कहीं ना कहीं स्पॉन्टेनियस जनरेशन को बढ़ावा देते हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट आए, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर, इनका जैसा नाम है वैसा ही काम है। आप सब लोगों ने सुना होगा पास्चुराइजेशन क्या है। पास्चुराइजेशन इज ए प्रोसेस in which we are boiling to milk about more than 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हम क्या करते हैं, मिल्क को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से भी ज़्यादा उसको हम उबालते हैं। और उबालने से क्या होती है, उबालते समय उस बीच में जो मिल्क के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होती हैं वो बैक्टीरिया हमारी किल हो जाती हैं। बैक्टीरिया किल होने से क्या होती है, मिल्क में जो लैक्टोज शुगर है वो एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाती, और एसिड में कन्वर्ट जब नहीं होती है तो हमारा मिल्क खराब नहीं होता, फटता नहीं है। देहात में कहते हैं दूध फट गया, खराब हो गया। तो लुईस पास्चर ने क्या किया, एक फ्लास्क लिया। क्या लिया? एक फ्लास्क लिया, और उस फ्लास्क को उन्होंने उस फ्लास्क को क्या किया, स्टरलाइज कर दिया। स्टरलाइज मीन्स उसमें कोई और जीव नहीं रह गए। इनका मानना यह है कि जो भी लाइफ आया है वो लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, इनका मानना यह है कि जो भी जीव आए हैं वो नए जीवों से आए हैं। जो नए जीव आए हैं वो अपने से पहले पुराने जीवों से आए हैं। तो लुईस पास्चर का मानना है कि लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। और इन्होंने इसके लिए एक प्रैक्टिकल किया। उस प्रैक्टिकल में इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले फ्लास्क को इन्होंने क्या किया, स्टरलाइज कर दिया। और स्टरलाइज करने के बाद उन्हें क्या मिला कि उसमें कोई भी ईस्ट ग्रो नहीं कर रहा है। उसमें कोई भी ईस्ट ग्रो नहीं।
लुईस पास्चर ने पहले फ्लास्क को स्टरलाइज किया और उसे बंद रखा। उन्होंने क्या किया, फ्लास्क को गर्म करने के बाद, पास्चराइज करने के बाद, स्टरलाइज करने के बाद, मीन्स जर्म फ्री करने के बाद उन्होंने उसे कॉटन के कपड़े से बंद कर दिया, जिससे फ्लास्क के अंदर कोई भी एयर एंट्री ना करने पाए। रिजल्ट क्या मिला कि उस फ्लास्क के अंदर फर्दर कोई लाइफ का डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो उनका मानना ये था कि इसमें कोई जो लाइफ है, कोई न्यू ऑर्गेनिज्म वो एंट्री नहीं कर पाया। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, फ्लास्क को स्टरलाइज किया और स्टरलाइज करने के बाद उसमें जो ईस्ट थे वो सब के सब ईस्ट क्या हो गए, किल हो गए। ईस्ट को रखा था उन्होंने और ईस्ट हमारे क्या हो गए, किल हो गए। किल होने के बाद इन्होंने इस फ्लास्क के माउथ को ओपन रखा, उसमें एयर का आना जाना लगा था। उन्हें क्या मिला कि वहां पे एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो ईस्ट का था वो फिर से डेवलप किया। तो इनको मानना था कि जो भी हमारे आज करके लाइफ हैं, इस प्लेनेट पे जो भी हमारे लाइफ का डेवलपमेंट हुआ, तो उससे पहले कोई भी लाइफ था तो भाई उससे पहले यूनिवर्स ही नहीं था। टेम्परेचर इतनी हाई थी, रिड्यूस इन्वायरमेंट था, तो फिर लाइफ था कहाँ से। तो इन चीज़ों को बढ़िया से एक्सप्लेन ये भी नहीं कर पाए कि सबसे पहले वो कौन सा ऑर्गेनिज्म रहा होगा कि जिस ऑर्गेनिज्म से आज के इन दिनों में जो हमारे प्लेनेट पे ऑर्गेनिज्म उन सबका डेवलपमेंट हुआ। तो लुईस पास्चर जी का ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं रहा। इसके बाद कुछ दिनों के बाद दो साइंटिस्ट आए, एक थे रसिया के और एक थे हॉलैंड के। रसिया के जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था ओपेरिन और हॉलैंड के थे हॉल्डन। ओपेरिन और हॉल्डन ने सबसे पहले बताया कि जो पहला लाइफ आया था, जैसे लुईस पास्चर ने कहा कि न्यू ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है पहले से प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म से, तो हॉलैंड और रसिया के ओपेरिन और हॉल्डन नाम के साइंटिस्टों ने एक्सप्लेन किया कि वो पहला ऑर्गेनिज्म कैसे आया होगा। तो वो जो पहला ऑर्गेनिज्म आया था कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब जैसे वो कार्बनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन अदर टाइप्स के एटम से मिलकर बना हुआ एक मॉलिक्यूल है, और वो है आरएनए और प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन जैसे हम लोग मानते हैं आरएनए और प्रोटीन से बना होता है वायरस, बट वायरस इज ए नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ कैरेक्टर को रखता है वायरस। तो इन्होंने कहा एक चीज और भी है कि हम लोग पढ़ते हैं प्रियान और विरियान। प्रियान को हम पढ़ते हैं कि ये एक इन्फेक्शियस प्रोटीन है, दैट मीन्स ये किसी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ एक्टिविटी करने की क्षमता प्रोटीन में भी होती है और आरएनए में भी होती है। तो हॉल्डन और ओपेरिन ने मिलकर कहा कि जो सबसे पहले लाइफ बनी थी वो आरएनए और प्रोटीन से बनी थी। ये कहीं ना कहीं देखने के लिए अब भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वायरस की, तो वायरस हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ही बने होते हैं और उनका जो बिहेवियर होता है जब तक वो किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंट्री नहीं कर जाते वो हमारे नॉन लिविंग के जैसे ही बिहेवियर करते हैं। बट उनको जब कोई सेल मिल जाता है, कोई होस्ट बॉडी मिल जाती है, तो सेलुलर जो कंपोनेंट होते हैं उनके हेल्प से अपना रिस्पायरेशन भी करते हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं और मेटाबॉलिज्म को भी वो क्या करते हैं, शो करते हैं। तो रशियन साइंटिस्ट ओपेरिन एंड हॉलैंड के साइंटिस्ट हॉल्डन ने कहा कि सबसे पहला लाइफ आया था तो आया था प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, और वो इनऑर्गेनिक नॉन मॉलिक्यूल वो ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या थे, हमारे आरएनए थे और प्रोटीन थे। तो अगर देखें हम कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे बने, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। क्यों बने थे? क्योंकि वॉल्केनो स्ट्रोम, वॉल्केनो मीन्स क्या होती है, ज्वालामुखी, विस्फोट, अर्थ पे विस्फोट होती रही। यहाँ का जो इन्वायरमेंट, अब भी ज्वालामुखी आती है, वॉल्केनो आती है, तूफान आता है, तो वॉल्केनोज स्ट्रोम क्या किया, हमारे इन्वायरमेंट को रिड्यूस किया था। रिड्यूस मीन्स वहां पे ऑक्सीजन की कमी थी, और वो रिड्यूस इन्वायरमेंट में इन्होंने क्या देखा कि जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं वो डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए वो तरह तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए, जैसे मीथेन का फॉर्मेशन हो गया,
और इनऑर्गेनिक में NH3 का फॉर्मेशन हो गया, एसेट्रा। तो इनका मानना है इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से डेवलपमेंट हुआ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को। एक सिंपल भी है, अगर मैं लिखूं कार्बन, तो कार्बन मेरा क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर मैं लिखूं मीथेन, तो ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर मैं लिखूं सीएन, तो ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इस तरह से इन्होंने इस चीज पे जोर दिया, इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ओरिजिन हुआ। और ऐसा संभव तब हुआ जब वहां पे टेम्परेचर बहुत हाई था। टेम्परेचर क्यों हाई था? क्योंकि वहां पे वॉल्केनो का एक्सप्लोजन था और वहां पे स्ट्रोम आती थी। रिड्यूस इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट हमारा क्या था? रिड्यूस था। तो इस तरह से हमारे यहाँ कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि अर्थ पे किस तरह से लाइफ आई। ग्रीक थिंकर का क्या मानना था? वंस अगेन रिव्यू। ग्रीक थिंकर का मानना था कि सोलर सिस्टम के अदर प्लैनेट से हमारा कोई ऑर्गेनिज्म आया जिसको हमने कहा स्पोर। एस्ट्रोलॉजिस्ट ने क्या कहा? एस्ट्रोलॉजिस्ट ने कहा वो स्पोर नहीं है, वो स्पोर नहीं है, वो पैनस्पोर्मिया है। वो क्या है? पैनस्पोर्मिया है। इसके बाद हमारे लुईस पास्चर आए। इन्होंने क्या कहा कि जो भी हमारी लाइफ आज के दिन में प्रेजेंट है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से है। मेरी बात सही है। एक नया सेल बनता है अपने पुराने नए सेल से ही। एक अमीबा डिवाइड होकर के दो अमीबा बनाती है। एक बैक्टीरिया डिवाइड होकर के दो बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करती है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ये सही बात है। लेकिन इन्होंने इसे प्रैक्टिकल किया, फ्लास्क लिया जिसको इन्होंने क्लोज किया कॉटन के कपड़े से,